गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेस में मैं कक्षा 8 में आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि बंगाल में अंग्रेज़ों का ध्यान था, वो नील की खेती पर चला गया था। नील की खेती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फायदे का सौदा थी। नील की खेती है वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली थी। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती वो तेज़ी से पनपने लगी थी। आपको जैसे बच्चों पता है, बंगाल में नील की खेती थी वो तेज़ी से पनप रही थी। बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो दुनिया के बाज़ारों में छा गया था। जो बंगाल में पैदा होने वाला जो नील था वो पूरी दुनिया के बाज़ारों में छा गया था, क्योंकि बंगाल का जो नील था वो सबसे अच्छा माना जाता था। 1788 तक ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया जाने वाला जो नील था उसमें भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1788 तक ब्रिटेन जो भारत से नील का आयात करता था बच्चों, उस नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। लेकिन 1810 तक आते आते ब्रिटेन द्वारा जो आयात किया जाने वाला जो नील था बच्चों, उसमें भारतीय नील का हिस्सा बढ़कर 95% हो चुका था। यानी भारतीय जो हिस्सा था, भारतीय नील का जो हिस्सा था उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। भारतीय नील थी वो सबसे अच्छी मानी जाती थी बच्चों। उसमें जो रंग था वो नीला होता था, वो चटकीला होता था, आकर्षक होता था, बहुत ही कपड़ा वो खिल जाता था और कपड़े की उम्र भी वो बढ़ जाती थी। तो जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के जो अफसर थे और व्यापारिक एजेंट थे वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए थे। जो कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट थे वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए थे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील में जो उसका मुनाफा था वो बहुत ज़्यादा था, नील की खेती में उनको मुनाफा था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए क्या कर दिया बच्चों, अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थी, अपनी नौकरियों को भी छोड़ दिया था। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए। भारी मुनाफे के कारण, क्योंकि नील की खेती में सबसे ज़्यादा मुनाफा था, तो भारी मुनाफे के कारण स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग हैं वो भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा लिए। बंगाल में उन्होंने नील के बागान है वो खरीद लिए और यहीं बस गए थे। कुछ के पास जो बागान थे वो छोटे थे, जबकि कुछ के पास जो बागान थे वो बड़े थे। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, जिनके पास बागान लगाने के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी की ओर से, उनके लिए कंपनी की ओर से बड़े बड़े इंग्लैंड में व्यावसायिक बैंक वो खोले गए थे जो कर्जा देने के लिए हरदम तैयार रहते थे, जो कर्जा देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो नील की खेती कैसी होती थी बच्चों? तो नील की खेती बच्चों मुख्य रूप से, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था, परसों अंडरलाइन कराया था ना बच्चों, आपको ध्यान में होगा। तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे बच्चों, एक तो निजी खेती होती थी और एक रेती खेती होती थी। निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। निजी खेती में क्या करते थे, जो बागान के मालिक होते थे बच्चों, वो अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। या तो वो स्वयं जमीन खरीद लेते थे या जो दूसरे जमींदार होते थे उनसे जमीन है वो भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे और मजदूरों पर काम पर लगाकर नील की खेती करवाया करते थे। मजदूरों से नील की खेती है वो करवाते थे। तो जो बागान मालिक होते थे, जो अंग्रेज होते थे, जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के व्यापारी होते थे, उन्होंने बंगाल में बड़े बड़े अपने बागान स्थापित किए थे जिसमें मजदूरों की सहायता से नील की खेती वो की जाती थी। दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों से काम करवाया जाता था, काम पर लगाकर नील की खेती करवाया जाता था। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो अंडरलाइन करा दिया था। अब निजी खेत की क्या क्या समस्याएं थी?
जो बागान मालिक थे को निजी खेती का क्षेत्रफल पैमाने पर मुश्किल आ रही थी। उनके लिए मुश्किल आ रही थी कि निजी खेत को क्षेत्रफल फैलाने में उनको मुश्किल आ रही थी, तो निजी खेत को कैसे बढ़ाया जाए। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी, अनुपजाऊ जमीन पर नील की खेती है वो नहीं हो सकती थी, केवल उपजाऊ जमीन पर ही खेती हो सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी पहले से ज़्यादा थी, क्योंकि उपजाऊ जमीन पर जो लोगों की आबादी थी वो ज़्यादा थी। इसलिए उपजाऊ जमीन को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार नील की खेती वाले बागान हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी जो क्षेत्रफल उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो पहले आबादी बहुत ज़्यादा थी, जहाँ यहाँ वहाँ छोटे छोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। तो नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की आवश्यकता रहती थी। आपको जैसे पता है नील की खेती के लिए बड़े बड़े भूखंड या बागान की जरूरत होती थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी, इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। तो उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द, तो नील की जो फैक्ट्रियाँ होती थी इनके पास आसपास ही उन्होंने पट्टे ले लिए और पट्टों पर ज़मीन लेने का प्रयास किया, और वहाँ के किसानों को, जो पट्टे वाली ज़मीन थी उनके किसानों को वहाँ से हटा दिया। इससे किसानों और कंपनी के व्यापारियों के बीच जो टकराव था वो बच्चों पहले के मुकाबले बढ़ गया था। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े बागान थे उनमें मजदूरों की संख्या ज़्यादा लगती थी, और जो नील का मौसम होता था वही धान की कटाई का मौसम होता था। तो मजदूर प्राय अपने धान के खेतों में, मजदूर प्राय वो अपने धान के खेतों में लगे रहते थे। इसलिए जो कंपनी के जो बागान मालिक थे उनके सामने मजदूरी की सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। आपको जैसे पता है बच्चों, जब धान की कटाई का मौसम होता था तो नील के पौधों की रुपाई का मौसम होता था, तो उस समय मजदूरों की भारी किल्लत होती थी। ऐसी स्थिति में मजदूरों की मजदूरी है वो बढ़ जाती थी, जबकि किसान है वो धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़ी पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत भी पड़ती थी। बिल्कुल, जब बड़े पैमाने पर जब निजी खेती होती थी तो उसके लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी जरूरत होती थी। पेज नंबर 33 पर आ गया हूँ बच्चों, ध्यान से देखना आपको। 1 बीघा नील की खेती के लिए कम से कम 2 हल होते थे। 1 बीघा, तो बीघा की भी लिए अलग अलग पैमाना था। तो बच्चों आपका जो बीघा वो दिया हुआ है यहाँ पर, देख लो ऊपरी ऊपर दिया हुआ है ना बीघा। तो बीघा क्या होता था, जमीन को नापने की इकाई होती थी। तो जमीन को एक नापने की इकाई होती थी। ब्रिटिश शासनकाल से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। ब्रिटिश अंग्रेजों के राज से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। अंग्रेजों के काल से पहले अलग अलग बीघा है वो, उसके लिए जमीन है वो अलग अलग मापी जाती थी। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ है वो तय कर दिया था। तो 1 बीघे में करीब 1/3 एकड़ जमीन है वो होती थी। तो बीघा का क्या अभिप्राय है, हमारे राजस्थान में भी बीघा होता है, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा जमीन। तो बीघा क्या होता है, जमीन को नापने की इकाई। तो बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब करीब हर अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्षेत्रफल अलग अलग था। तो बंगाल में 1 बीघा में करीब करीब बच्चों 1/3 एकड़ जमीन आती थी। 1/3 जमीन थी, 1/3 एकड़ जमीन थी, वो 1 बीघा को नापने की इकाई थी। अब क्या हुआ बच्चों, जैसा आपको पता है 1 बीघा नील की खेती के लिए कम से कम 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, यदि 1 बीघा जमीन की खेती के लिए 2 हल चाहिए, तो यदि किसी के पास 1000 बीघा, किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो कम से कम उसे डबल, 1000 का डबल कितना होता है 2000, उसे 2000 हलों की जरूरत है वो पड़ती रहेगी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव बहुत बड़ी समस्या थी। हलों को कैसा खरीदा जाए और उनका रख रखाव कैसे किया जाए, क्योंकि बिना रख रखाव के हल है वो खराब हो जाते थे। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे क्योंकि वो अपने जरूरतों में लगे रहते थे।
उनके अपने लिए भी इनकी जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादन होता था, उसी समय जो किसानों के हल थे, वो हल और बैल थे, वो चावल की खेती में व्यस्त होते थे। तो ये टकराव पैदा होता था, क्योंकि जब चावल की खेती होती थी उसी समय नील की खेती होती थी, और नील की खेती के लिए अंग्रेजों को हल की आवश्यकता होती थी, और 1 बीघा के लिए 2 हल चाहिए। यानी किसी बागान मालिक की यदि पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे कम से कम 2000 हल की आवश्यकता होती थी। और इतने ज़्यादा हलों को रखना और उनका रख रखाव करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि किसानों से भी हल बैल मिलना मुश्किल था, क्योंकि इसी समय किसानों के जो हल बैल थे वो चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं शताब्दी के आखिर तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्र बढ़ाने में हिचकिचाते थे। 19वीं शताब्दी के आखिरी तक, यानी 1890-95 के दशक में, 19वीं शताब्दी के आखिरी तक बागान मालिक अपना निजी क्षेत्र बढ़ाने में हिचकिचाते थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि उन्हें हल की आवश्यकता होगी, इतने भारी संख्या में हल कहाँ से मिलेंगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। इस व्यवस्था के तहत है वो नील की पैदावार वाली मात्र 25% जमीन रहती थी, बाकी जमीन है वो रेती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। जो बागान व्यवस्था थी उसमें मात्र 25% जमीन आती थी, जबकि जो बाकी जमीन थी वो रेत के द्वारा या किसानों से सीधे नील की खेती है वो करवाई जाती थी। रेतों की जमीन पर नील की खेती और रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक क्या करते थे, रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। रेती व्यवस्था के अंतर्गत क्या करते थे, एक बागान मालिक सीधे रेत किसे कहते, किसान के साथ एक सीधा अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी ही होती थी। तो रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक थे वो रेतों के साथ एक अनुबंध समझौता करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से इस प्रकार के समझौते के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते थे तो उन्हें नील की खेती करने के लिए कम ब्याज पर जो बागान मालिक थे वो उन्हें कर्जा दे देते थे। अब जिन किसानों ने या जिन रेतों ने अंग्रेजों के साथ या कंपनी के साथ अनुबंध या समझौता कर लिया है, उन किसानों को अपनी जमीन के कुल 25% हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। उनको अपनी जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। जो बागान मालिक होते थे वो बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करने का जिम्मेदारी है वो काश्तकार या रेत के ऊपर आती थी। तो बागान मालिक बीज और उपकरण तो उन्हें उपलब्ध करा देते थे, लेकिन सारी चीज़ें वो बागान मालिक नहीं देते थे। जबकि मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को तैयार करना, उसमें खाद डालना, बीज बोना, कैसे बीज बोए जाएं, फसल की देखभाल करना, इसकी जिम्मेदारी है वो काश्तकार या रेत को सौंप दी जाती थी। अब आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो बच्चों, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो बंगाल में जो मजदूर थे वो नील की खेती करते रहे थे। देखो ये नील की खेती करते हुए किसान दिखाए गए हैं जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब बंगाल के खेतों में जब किसान है वो नील की खेती है वो कैसे करते थे, उसका हम चित्र यहाँ पर देख रहे हैं। पेज नंबर 33 पर चित्र है, पेज नंबर 33 पर। तो पेज नंबर 33 पर ये चित्र है। अब खेतों से फैक्ट्री में लाए गए नील के पौधों के गट्ठर, जो खेतों से जो फैक्ट्री थी जहाँ पर नील निकाला जाता था, उनमें जो लाए गए जो नील के गट्ठर थे वो किसान देखो सिर पर लाद रहे हैं। किसान है वो बैलों से जो गट्ठर वो ला रहे हैं और अपने सिर पर ढोकर उन फैक्ट्रियों के अंदर उनको ले जा रहे हैं। तो फैक्ट्री से, खेतों से फैक्ट्री में लाए गए नील के पौधों के गट्ठर इस प्रकार के होते थे। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल सकता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। वही चक्र है वो दोबारा शुरू हो जाता था। नील का उत्पादन कैसे होता था, देखो इसमें नील के उत्पादन दिखाया गया था। नील का उत्पादन कैसे होता था, इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई थी
जहाँ पर मजदूर है अपने बैलों को लाद कर या अपनी बैलों की सहायता से उन पर लाद कर नील के गट्ठर लाते थे और सिर पर ढुलाई करते हुए उन फैक्ट्रियों में ले जाते थे। तो शुरू हो जाती थी, जैसा कि उनकी शुरुआत होती थी। जो किसान पहले से इन कर्जों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित थे, उन्हें जल्दी में समझ में आ गया था कि यह व्यवस्था वास्तव में बहुत कठोर है। उन्हें नील की कीमत जो मिलती है, वास्तव में जो किसानों को नील की कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, और तैयार होने के बाद जो नील तैयार होता था वो बहुत अधिक कीमत पर बाजार में बेचा जाता था। उसकी कीमत बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि जो बागान मालिक नहीं थे वो कभी नहीं चाहते थे कि किसान है वो कर्जों की चंगुल से मुक्त हो सके। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, और किसानों से सीधे रियायतों से सीधे अनुबंध कर दिया जाता था, जिसके तहत किसान अपने जमीन की 25% भूमि पर नील की खेती करता ही करता था। जो किसान समय पर खेती करता था और फैक्ट्री में जमा कराता था, फैक्ट्री में जमा देता था, उसे और अधिक कर्जा मिल जाता था। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेते थे। तो नील की खेती थी, उसकी जो नील के पौधे थे उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नील की जड़ें थी वो बहुत गहरी होती थी बच्चों, और वह मिट्टी की बहुत सारी ताकत है वो खींच लेती थी। नील की कटने के बाद वहाँ पर धान की खेती है वो नहीं की जा सकती थी, धान की पैदावार है वो नहीं की जा सकती थी। तो इस प्रकार एक अंतहीन कर्ज के बोझ में वो किसान है वो दबते जा रहे थे। तो पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 में मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, इसको आपको देखना है। तो मैंने आपको किसानों की समस्याएं के बारे में बताया था, बागान मालिकों से लेकर मैंने किसानों की समस्या के बारे में बताया। जितना आपको बताया उसको अंडरलाइन करना बच्चों। ऊपर मैंने देखो अंडरलाइन का निशान लगाया था। जो किसान इन कर्जों को आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि व्यवस्था बहुत कठोर थी, उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। बागान मालिक भी चाहते थे किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी थी और वह मिट्टी की सारी ताकत वो खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ पर धान की खेती भी नहीं की जा सकती थी। तो मैंने आपको अंडरलाइन कराया, इसको आपको समझना है, इसको याद करना है, देखना है। मैंने आपको पॉइंटों से समझाया है। ये देखो मैंने आपको नील की जो फैक्ट्री था उसका चित्र दिखाया है। यहाँ खड़ा जो नील का मजदूर है वो होद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए हाथ में खड़ा था। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज़्यादा कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था, जहाँ पर उन्हें काम करते थे। एक किण्वन अथवा संगण मात्र था वो। यहाँ पर जो महिलाएं थी, देखो उसको ऊपर वाले चित्र में, नील के पौधे को होद तक औरतें ही ढोकर लाती थी। नील के पौधों को होद तक, जहाँ पर नीला घोल बनाया जाता था, जहाँ पर किसानों को 8 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था, यहाँ पर नील के पौधों को होद तक लाने की जिम्मेदारी थी वो महिलाओं की थी। इस प्रकार हमने आज देखा है। जो अंडरलाइन कराया है बच्चों उसको लिखना है और याद करना है, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है, याद करना। आपका पॉइंट यहाँ तक खत्म होता है। आपको अंडरलाइन मैंने करवा दिया है, इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।